हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही मिलते हैं, तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। इंडिगो। इंडिगो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिगो। इंडिगो के राइटर लुईस फिशर हैं। इंडिगो के बारे में जैसे आपने देखा है, इंडिगो सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द इंडिगो? इंडिगो एक नील की फसल होती है। और यहाँ इस चैप्टर को इसलिए लिया गया है क्योंकि इसी जगह से, इसी मूवमेंट से और इसी फसल की वजह से गांधी जी का इंडिया में पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू होता है। गांधी जी का पहला सक्सेसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह का रीजन था इंडिगो फसल। तो दोस्तों, इस तरह स्टार्ट करते हैं इंडिगो। जैसे इंडिगो नील की खेती को बोलते हैं और चंपारण बिहार में है, जो हिमालय की तराई में नीचे वाला एरिया है। अब इसमें टॉपिक स्टार्ट होता है। राजकुमार शुक्ल एक किसान है जो अनपढ़ है, लेकिन पढ़े सुलझे हुए इंसान है, समझदार इंसान है। वो क्या है कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। तो किसानों की वहां के किसानों की समस्या को लेकर वो लखनऊ अधिवेशन में आते हैं कि एक मंच है कांग्रेस, जिस मंच के माध्यम से वो समस्या को उजागर करना चाहते हैं। तभी उसी समस्या को लेकर कोई व्यक्ति उनसे कहता है कि इस समस्या को आप गांधी जी के साथ जरूर शेयर करें, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। गांधी जी के बारे में राजकुमार शुक्ल नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे वो कि गांधी जी 1915 में सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में सफल सत्याग्रह करके आए। तो उन्होंने गांधी जी से मिलने की कोशिश की। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के पास टाइम नहीं था, नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट अधिवेशन कानपुर में हुआ, वहां पर तो गांधी जी को फॉलो किया। वहां भी गांधी जी उनको टाइम नहीं दे पाए, नहीं मिल पाए। उसके बाद गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं अभी पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप बाद में आना। तो गांधी जी पूरे भारत का उस दौरान भ्रमण कर रहे थे, इसलिए वो राजकुमार शुक्ल को टाइम नहीं दे पाए। जब गांधी जी अहमदाबाद आश्रम में आ जाते हैं तो राजकुमार शुक्ल आश्रम के बाहर 15 दिन तक उनका वेट करते हैं कि गांधी जी उनको वहां जाने के लिए टाइम दे दें। उसके बाद में एक दिन गांधी जी उनको मिलते हैं और उन समस्या को जानते हैं। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में बता देते हैं। गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वहां जाकर इस हमारी किसानों की मदद करें। गांधी जी उनसे कहते हैं कि मैं सच और सच डेट को कलकत्ता में आऊंगा, वहां जाकर मुझे मिलना, और फिर वहां से हम आप कह रहे हो वहां पर चलेंगे। गांधी जी कलकत्ता पहुंचते हैं। राजकुमार शुक्ल है कुछ लोगों के साथ वहां पर गांधी जी का वेट कर रहे हैं। जब तक गांधी जी फ्री नहीं होते, वो उनका इंतजार करते हैं। उसके बाद गांधी जी फ्री होके राजकुमार शुक्ल उनके पास जाते हैं। दोनों पटना की तरफ ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब क्या है, सबसे पहले वो राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, राजेंद्र प्रसाद जी का आपने नाम सुना होगा। राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो उस दौरान वो एडवोकेटिंग करते थे, वकील थे। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी घर नहीं होते, उनका नौकर होता है। नौकर उनको इसलिए परमिशन दे देता है अंदर आने के लिए क्योंकि राजकुमार शुक्ल वहां की समस्याओं से संबंधित राजेंद्र प्रसाद के साथ आते रहते थे, इसलिए उनको अंदर आने की परमिशन दे देता है। तो वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी होते नहीं है। उसके बाद गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी के घर में एक छोटा सा कुआं होता है, उससे पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो वो नौकर उनसे मना कर देता है कि यार नीची जात के या छूत वाले लोगों को पानी पीने की परमिशन नहीं है, क्योंकि गांधी जी का जो पहनावा था उनसे नौकर को ऐसा लगा था कि ये कोई नीची जात का व्यक्ति है। तो राजकुमार शुक्ल वो राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर को बताते हैं कि नीच जात के नहीं है, ये देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए। तो वो वहां पर उसको फिर अपनी गलती का एहसास होता है। गांधी जी उसके बाद में निकलते हैं, जेपी कृपलानी के घर आते हैं और वहां पर ठहरते हैं। उसके बाद मलकानी एक स्कूल में प्रोफेसर है, उनके घर आते हैं। गांधी जी डायरेक्ट चंपारण नहीं जाते क्योंकि गांधी जी आंदोलन मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले, वहां जाने से पहले पूरे डेटा को इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि उस पूरे क्या रीजन है, किस वजह से समस्या है, क्या समस्या का कारण है, उन सब की स्टडी करने के बाद ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर वहां पर वो वकीलों से भी मिलते हैं। वकीलों से मिलने के बाद उनको ये पता लग जाता है कि वकील है जो किसान वकीलों से उल्टा परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि वकील लोग हैं जो किसानों से मोटी फीस लेते हैं, लेकिन हमेशा फीस लेने के बावजूद भी जो जमींदार है, जो उच्च पैसे वाले लोग हैं, उनके पक्ष में ही निर्णय देते हैं।
तो गांधी जी किसानों से कहता है कि तुम लोगों को इस तरह वकीलों के पास छोटी मोटी के लिए नहीं जाना चाहिए, इससे तुम्हारा शोषण होता है और छोटी मोटी समस्याओं को तुम खुद अपने आप तक ही सुलझा सकते हो वकीलों को जाने से पहले। इसमें दूसरी एक स्टेज ऐसी आती है कि गांधी जी जब वहां पर रुके हुए होते हैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर गांधी जी जब वहां पर उनको लगता है कि कोई बाहर का व्यक्ति है या ऐसे कोई आया है, तो उसको वह पाबंद करने की कोशिश करती है अंग्रेज सरकार। सबसे पहले गांधी वहां रुक के ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर बोर्ड के चेयरमैन उनसे मिलता है, वो डाटा इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। वो मना कर देता है कि आप बाहरी हो, आपको हम कोई भी डेटा नहीं देंगे। फिर वो कमिश्नर के पास जाता है, कमिश्नर भी उसको इस बात के लिए मना कर देता है कि हम आउटसाइडर को कोई भी डाटा नहीं देंगे और आपको जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो रिटर्न में उनको एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी चंपारण को छोड़ के चले जाए। गांधी जी उस ऑर्डर को डिसऑबे कर देते हैं, मतलब डिसऑबे कि मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानता क्योंकि ये मेरा देश है, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से रहूंगा। तो इसी डिसऑबे के लिए, डिसओबीडियंस के लिए जो अंग्रेजों का जो ऑर्डर था वो गांधी जी ने नहीं माना, उसी के लिए गांधी जी के खिलाफ कोर्ट समन निकालता है और उनको कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश देता है। गांधी जी जब कोर्ट में पेश होने के लिए जाते हैं, तो जब लोगों को या किसानों को वहां पर पता लगता है कि गांधी जी नाम का कोई व्यक्ति जो उनकी हेल्प करने आया है, क्योंकि गांधी जी के बारे में अभी किसान नहीं जानते थे कि गांधी जी कोई व्यक्ति है जो आजादी की लड़ाई के लिए या हमारी मदद के लिए यहाँ पर आया है, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करके आया है सफल, वो किसान लोग नहीं जानते। उनको सिर्फ इतना सा पता था कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति है जो परेशानी में है, वो हमारी मदद के लिए आया है। तो बहुत वहाँ उस क्षेत्र के किसान है जो बिना चप्पल जूतों के उस कोर्ट परिसर में आ जाते हैं। ये पहला एक मोमेंट था या पहला एक समय था कि इतने मेजर लेवल पर एक किसान समुदाय, गरीब लोग गांधी जी के पक्ष में आकर उन अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसा मोमेंट पहले इंडिया में नहीं देखा गया था अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो पहले क्योंकि उन लोगों के अंदर इतना भय भरा हुआ था कि वो खड़े हो ही नहीं सकते, अंग्रेज लोग उन पर इतना अत्याचार करते थे। इसीलिए इस बार गांधी जी के पक्ष में जब आया तो उनके अंदर एक फियर था, वो थोड़ा कम हुआ। जब कोर्ट में देखा कि इतनी भीड़ हो गई है, तो वहां पर जो अंग्रेज ऑफिसर थे उन्होंने सोचा कि हम इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। तो वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी आप ही इसको संबोधित करें और इस भीड़ को कंट्रोल करें। तो इस तरह गांधी जी खुद उनसे प्रार्थना करते हैं, उस किसानों से, उस भीड़ से कि इस तरह का कोई उपद्रव नहीं करें। तो अब क्या करते हैं कि अब गांधी जी का जो समन उसका क्या हुआ, तो जो वकील थे, जो कोर्ट में जज थे, उन्होंने कहा इस तरह की भीड़ को देख के हमें गांधी जी के सुनवाई को पोस्टपोन कर देना चाहिए, ताकि ये अभी जो समस्या आई है, इतनी यहाँ पर कुछ भी घटना घटित हो सकती है, वो थोड़ी देर के लिए टल जाए। तो इस तरह गांधी जी को वहां पर तुरंत कुछ भी आदेश नहीं दिया जाता है। गांधी जी इसका विरोध करते हैं। गांधी जी कहता है अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे अभी ही कुछ या तो पेनल्टी दो या सजा सुनाओ, क्योंकि इससे लोगों में गलत मैसेज जाएगा। तो उसको कहते हैं कि हम हायर हमारे जो जज हैं, हायर लेवल के ऑफिशियल, उनके साथ इस पर डिस्कस करेंगे, तब इस पर कोई डिसीजन होगा। तो गांधी जी को क्या है कि वो लोग हायर जो अथॉरिटीज होती हैं वो केस के मामले में देखती है, माहौल को देखते हुए फाइनली ये डिसीजन दिया जाता है गांधी जी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये पहली गांधी जी की हार जीत हुई कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है या उनकी नीतियों का विरोध कर रहा है, उसको कोर्ट ने बरी किया सिविल डिसओबीडियंस में। तो ये पहला ऐसा मामला था कि सिविल डिसओबीडियंस केस में भारत में भारतीय की किसी की विजय हुई हो। अब बात यहाँ पर आती है कि अब जब ये हो गया तो गांधी जी लुसेंट को लेटर लिखते हैं, जो लुसेंट गवर्नर जनरल है उससे बात करते हैं, तो उसको किसानों की समस्या बताते हैं। जो गवर्नर है वो एक कमेटी डिसाइड करता है, कमेटी में कुछ ऑफिसर अंग्रेज थे, कुछ भारतीय भी थे, और गांधी जी ने किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर उस कमेटी को शामिल किया गया गांधी जी को। तो कमेटी ये डिसाइड करती है, उसको सर्च करती है कि भाई मुद्दा क्या है। मुद्दा ये था, अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि इंडिगो जो फसल है वो उसका विवाद कैसे बढ़ा। इसमें ये होता है कि इंडिगो जो फसल है, इसमें अंग्रेजों के साथ किसानों का, लैंडलॉर्ड्स का एक एग्रीमेंट था, जिसमें उसकी जो भूमि थी उसके 15% भाग पर इंडिगो की फसल करना अनिवार्य था। अब अनिवार्य था, ये एक एग्रीमेंट के तौर पर हुआ। अब एग्रीमेंट के तौर पर हुआ तो किसान लोग, कुछ लोग इस एग्रीमेंट पे विलिंगली साइन किए थे, कुछ लोगों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए। अब
भारत की जो इंडिगो थी, जो उसको यूरोप में बेचते थे अंग्रेज, तो यहाँ से क्या ज़्यादा टाइम लगता था, महंगी होती थी। उसी दौरान जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब वो सिंथेटिक इंडिगो जल्दी तो तैयार होती है और वहाँ पर यूरोपीय लोगों को सस्ती मिलने लगी। तो यहाँ के किसानों को में ये भय आ गया कि उस एग्रीमेंट के तौर पे इनका तो कंपनसेशन जो 15% का एग्रीमेंट था उसमें नुकसान होगा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए उन लोगों में ये डर बैठ गया कि अंग्रेज लोग उनको नुकसान या कंपनसेशन नहीं देंगे, या उनकी फसल जो 15% के हिसाब से वो कर रहे हैं वो उसका मुआवजा उनको नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर गांधी जी को राजकुमार शुक्ल चंपारण ले जाते हैं और उसी स्टडी के लिए गांधी जी वहां पर आंदोलन में शरीक होते हैं। फाइनली पूरा स्टडी करने के बाद, और उसी मैटर को लेके कमिश्नर है जो एक कमेटी बनाता है जिसमें गांधी जी भी किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होते हैं। अब कमेटी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिसाइड किया या उसको नतीजे पर पहुंची कि किसानों की बात जायज है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े जमींदार, वो इनका शोषण कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जब किसानों की बात जायज है तो अब किसानों को कितना % कंपेंसेशन दिया जाए। तो गांधी जी तो 50% कंपेंसेशन की बात करते हैं, लेकिन उसमें कुछ जैसे आप कहते हो कि जैसे कुछ भी गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से काम करती है, जैसे ब्रिटिश लोगों ने, तो दोनों में आपसी सहमति के बाद में फाइनली सेटलमेंट कितने पे होता है, 25% पे। तो 25% पे कंपनसेशन के तौर पर किसानों को देने के लिए कमेटी और ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था जिसमें इंडिया की हिस्ट्री में या इंडियन नेशनल स्ट्रगल में कि एक सफल आंदोलन संपन्न हुआ। तो यहाँ पर किसानों की जीत होती है। अब गांधी जी देते हैं ये सिर्फ एक फसल की बात नहीं है, ये किसानों की सिर्फ फसल की वजह से जीत की कोई बात नहीं है। अब उन्होंने देखा कि किसानों की हालत और वहां के जो लोग रहते हैं उनकी हालत बहुत तरह से खराब है। वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, वो इलिटरेट हैं, उनका सोशल हाइजीन बहुत ज्यादा खराब है। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि इनकी आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में भी सुधार किया जाए। इसके लिए गांधी जी जैसे मेडिकल हेल्थ के लिए वहाँ मेडिकल चेकअप लगाते हैं, अपने दोस्त को वहाँ पर वॉलंटियर के तौर पर बुलाते हैं, और वहाँ पर जो 3 तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया है, स्किन संबंधित है, और एक खांसी बुखार, इस तरह की 3 दवाओं का वो बेसिकली वहाँ पर इलाज कराते हैं। तो हेल्थ में ऐसे करके गांधी जी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में गांधी जी वहाँ पर अपनी वाइफ को नियुक्त करते हैं और उसकी वाइफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना करती है। गांधी जी का बेटा भी उसमें उसकी हेल्प करता है। सैनिटाइजेशन और गार्बेज सिस्टम में भी गांधी जी हेल्प करते हैं। जैसे सीवेज लाइन है, वहां पर पहले छोटे छोटे गड्ढे थे घर के पास ही, जहाँ पर लोग लेटरिंग करते थे और वहीं पर स्मेल होती थी, गंदगी फैलती थी। तो गांधी जी ने सबसे पहले उन गड्ढों को कवर करवाया और दूसरे गड्ढे खुदवाए ताकि वहां की उस बदबू और गंदगी से उनका जीवन स्तर सुधार सके। गांधी जी में जो वहाँ की सोशल स्ट्रक्चर थी, जो लेडीज थी, उनकी जो हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनके पास पहनने के लिए एक कपड़ा होता था, छोटा घर होता था जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी। वो गांधी जी ने उनकी इकोनॉमी के लिए वैसे हेल्प की। समय समय पर 6 महीने तक लगातार गांधी जी वहां पर इस काम को करते रहे, प्रयास करते रहे। कभी वो चंपारण रुकते तो कभी अगर अहमदाबाद आ जाते थे तो वहां से वो टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज भेजते रहते थे। इस तरह गांधी जी ने न कि वहां पर एक सफल सत्याग्रह का आंदोलन किया, बल्कि वहां की लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब में भी सुधार किया। तो गांधी जी का भारत में जो पॉलिटिकल या राजनीतिक संघर्ष या स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ होता है वो चंपारण सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है। और गांधी जी का भारत में एक प्रथम सफल सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने के लिए राजी किया और लोगों की हेल्प की। यहीं से गांधी जी का जीवन प्रारंभ होता है। तो ये इंडिगो चैप्टर की पूरी स्टोरी है। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी और आपके जितने भी डाउट्स थे वो पूरे क्लियर होंगे और आप पूरे वीडियो को देखोगे तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ, इसकी मैं अश्योर्ड करता हूँ आपको कि आपका कोई भी डाउट है वो इस चैप्टर से रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे चैनल्स को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बिल्ड अप कर सकें और आप भी सीखते रहें। और स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, उसको जरूर से फॉलो करें ताकि आपको सभी अपडेट्स वहां पर मिलती रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेट
बहुत ही एनर्जेटिक टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।